हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और जिसमें से जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम बहुपद है, और इंग्लिश में इसे हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी जो विषय सूची है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बहुपद में पढ़ने वाले हैं परिभाषा, ठीक है, कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। परिभाषा से ये पता चलेगा कि बहुपद होता क्या है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बीजीय बहुपद, ठीक है। बीजीय बहुपद होता क्या है, बीजीय बहुपद। फिर इसके बाद पढ़ेंगे बीजीय बहुपद के प्रकार, बीजीय बहुपद के प्रकार। एंड इसके बाद हम बीजीय बहुपद के प्रकार के बाद पढ़ेंगे कि इसके बाद हम बीजीय बहुपद प्रकार के बाद पढ़ेंगे इसमें बहुपद की पहचान, ठीक है। बहुपद की पहचान, क्लियर है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद की घात, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे बहुपद की घात। फिर इसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, क्लियर है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद, सॉरी, ये हम प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार पढ़ने के बाद फिर इसके आगे पढ़ेंगे चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, क्लियर है। चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, क्लियर है। देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुपद, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो डेफिनीशन होगी, जो सब कुछ होगा, ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर है। तो परेशान नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और एनसीईआरटी बेस्ड है ये, और इसमें से जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में 10th के लिए, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर भी 10th का ही चैप्टर है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर चर के आधार पर बहुपद के प्रकार हो जाएंगे। फिर बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बहुपद का शून्यक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध, क्लियर है। बहुपद के शून्यक में बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध, क्लियर है भैया। इसके बाद हम यहां पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्य की, ये सब चीज उसी में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहां तक हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो 9 टॉपिक्स हैं। 9 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो आपके क्लासमेट हैं, उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो परिभाषा है, तो अब यहाँ से हम परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से। क्लियर है? ओके, तो देखिए जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, वो एक्चुअली में डेफिनेशन कैसी है इसमें। तो यहाँ पर हम ये डेफिनेशन लिखा करते हैं कि यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात, यहाँ पर आप लिखेंगे यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात धनात्मक होती है, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए समझ सकते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यंजक है, ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन है या ऐसा कोई समीकरण है जिसके जो टर्म्स हैं, ठीक है, उन टर्म्स की जो पावर है वो पावर अगर पॉजिटिव होती है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो उदाहरण में कि जैसे यहाँ पर ax प्लस बी लिखा है या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, या फिर ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, या फिर आप 7x प्लस का 8, ठीक है, ठीक है, आदि ये सब लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी व्यंजक है, इन व्यंजक में जो व्यंजक का मतलब है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक जो पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर जो ax प्लस बी है, तो यहाँ पर x की पावर देखिए क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जितनी भी आपके x की पावर हैं वो सब क्या है, धनात्मक हैं, कोई भी ऋणात्मक नहीं है। अगर ऋणात्मक होगी या फिर उसमें परमेय संख्या होगी पावर में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो बहुपद नहीं है, ये आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई, ये परिभाषा आप लिख लीजिए। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था, बीजीय बहुपद। ठीक है, क्या था, बीजीय बहुपद। अब यहाँ पर देखेंगे बीजीय बहुपद क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। तो देखिए जो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, जो बीजीय बहुपद होता है, तो यहां पर ये चीज लिखते हैं कि जैसे चर एवं अचर बहुपद, वो जैसे चर लिखा है, चर कॉमा अचर, चर तथा अचर बहुपदों को मिला लेने से, चर तथा अचर बहुपदों को मिला लेने से, ठीक है, मिला लेने से जो व्यंजक बनता है उसे बीजीय बहुपद कहते हैं। बीजीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि चर
अचर बहुपदों को मिला लेने से जो भी व्यंजक बनता है उसे हम बीजीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे 7x माइनस 1 है, सॉरी x माइनस 1 है, ठीक है, एंड x प्लस 3 है, ठीक है, या 7x प्लस का 2 है, ये सब चीज़ें क्लियर है। तो ये सब चीज़ें अगर मिला लेने से, देखिए ये x है और ये 2 है, तो ये क्या हो गया, x आपका चर पद हो गया, ये क्या है, अचर पद हो गया। अब यहाँ पर बात आती है भाई साहब कि चर और अचर होता क्या है, क्योंकि मैं देखिए चर अचर बार बार बोल रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पर चर जो होता है ये होता है वेरिएबल, कहने का मतलब जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये आपके चर होते हैं। अचर होता है कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर हो या तो हाँ नेचुरल नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, दोनों भी, ठीक है, या 0 हो, तो ये सब अचर पद होते हैं। कांस्टेंट जो इंटीजर होते हैं वो सभी कांस्टेंट होते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि चर और अचर बहुपदों को मिला लेने से जो व्यंजक बनता है उसे हम बीजीय बहुपद या एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल कहा करते हैं, क्लियर है। अब इतना करने के बाद आपने इतना समझ लिया होगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि जो बहुपद है, जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में क्या है कि आपको मुझे ये समझाने की ज़रूरत थी कि इसके बारे में मैं बता दूंगी एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता क्या है, लेकिन जो असली कहानी स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, बीजीय बहुपद से, क्योंकि बीजीय बहुपद से ही हम इसके जो टाइप पढ़ेंगे, टाइप के बाद जो उसके अंदर जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ बनेंगी, ठीक है, फिर धीरे 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 हम एंड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि बीजीय बहुपद क्या है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कहने का मतलब है कि चर और अचर पद का जो योग हो या फिर अंतर हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं बीजीय बहुपद बोलते हैं, ठीक है। और चर को अलग कर लीजिए, जैसे आप सिर्फ x लिख लीजिए या फिर आप सिर्फ नंबर लिख लीजिए, जैसे ये है, ये है, तो ये सिर्फ आपके क्या हो गए, ये आपका चर हो गया, लेकिन ये आपका अचर हो गया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई बीजीय बहुपद क्या है, तो बीजीय बहुपद क्या होगा, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, वो यही होगा आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रकार समझते हैं कि प्रकार क्या होता है, ठीक है। देखिए मेरी स्पीड थोड़ा सा स्लो रहेगी इस वजह से, क्योंकि ये अभी क्या है कि शुरुआती चैप्टर्स हैं, शुरुआती चैप्टर्स में समझना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये सब चैप्टर जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आगे के चैप्टर्स भी क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे बीजीय बहुपद के प्रकार। बीजीय बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं वो आपके दो टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका चर, ठीक है, चर बहुपद। एक होता है आपका अचर बहुपद, ठीक है, ओके। अब यहां से हम समझेंगे कि चर बहुपद क्या। देखिए अभी सिर्फ चर पढ़ते थे और अचर पढ़ते थे, लेकिन यहां पर अब आ गया चर बहुपद और अचर बहुपद, ठीक है। तो यहां पर चर बहुपद और अचर बहुपद क्या होंगे, तो क्या आप कॉमन सेंस लगाकर बोल सकते हैं, ठीक है, कि क्या हो सकते हैं, है ना।
तो देखिए चर बहुपद और अचर बहुपद क्या होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप अंतर देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अंतर से ही पता चलेगा कि इसमें क्या क्या अंतर होते हैं, जिससे आप बता पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि जो चर बहुपद होता है, ठीक है, तो चर बहुपद में ऐसा मान या आप लिख सकते हैं ऐसा पद, ठीक है, ऐसा पद जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है, उसे हम चर बहुपद कहते हैं। क्लियर, चर बहुपद कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप, जैसे लिखा है x इज इक्वल टू 4y प्लस का 3, ठीक है, तो ये इसमें आपका मान बदल जाएगा। आप कुछ भी रखिएगा, यहाँ पर y की जगह 1 रखेंगे तो x की वैल्यू अलग होगी। क्यों? क्योंकि x क्या है, आपका चर बहुपद है। ठीक है, तो ये बहुपद के हिसाब से लिखा है, और बहुपद में चर और अचर दोनों होनी चाहिए, है ना, तो इस वजह से यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये इस तरीके से होगा। अचर बहुपद में ऐसा पद जिसका मान निश्चित रहता है या बदलता नहीं है, कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स होते हैं। तो ऐसे पद का जो मान होता है वो कभी बदलता नहीं है। क्या 1 को 1 नहीं बोलेंगे तो क्या 2 बोलेंगे? नहीं। 2 को क्या हम 2 नहीं बोलेंगे तो क्या 7 बोलेंगे? नहीं। लेकिन x की वैल्यू हम कह देते हैं, माना x की वैल्यू ये है, माना x की वैल्यू वो है, माना इसकी आयु x है ना, तो x की वैल्यू आपकी चेंज होती कि नहीं होती है। और x क्या है, एक हमारा अचर पद है। अचर मतलब एक वेरिएबल है, और चर पद मतलब एक आपका यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसको बोलते हैं हम वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर है, तो ये चीज़ आप देखेंगे। तो दोनों चीज़ हो गई आपकी, तो इसको इस तरीके से आप लिखेंगे। अब चर बहुपद और अचर बहुपद के बाद हमारा क्या आया था, इसके बाद आया था बहुपद की पहचान। अब बहुपद की पहचान में आप क्या लिखेंगे, मैं आपको पहले से बोल दे रहा हूं कि जो डेफिनेशन लिखी थी वही आपकी बहुपद की पहचान है, कि बहुपद को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जिसकी पावर धनात्मक हो, जिसकी वेरिएबल की पावर धनात्मक है। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसके या ऐसे व्यंजक जिसकी पावर क्या होती है, धनात्मक होती है, जिसकी घात धनात्मक होती है, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अगर वो ऋणात्मक है या फिर उसकी पावर ऐसी है, जैसे लिख दिया x√x + 3, तो ये आपकी बहुपद नहीं है। अगर लिख दिया x की पावर 1/2 + 1, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से p/q के फॉर्म में अगर ऊपर लिखा है तो वो सब बहुपद नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद की पहचान के बाद बहुपद की घात। ठीक है, कि भाई बहुपद की घात हम क्या बताएं। जैसे ये लिखा है भाई साहब आपके पास, जैसे ax² + bx + c है, या फिर 7x² + 5x + 3 है, या फिर 2x + 3 है। तो इनमें से आप पावर क्या बताएंगे, घात क्या बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्या घात बताएंगे, 2 बताएंगे कि 1 बताएंगे कि फिर क्या बताएंगे। ठीक है, जैसे इसमें है 2 बताएंगे कि 1 बताएंगे, इसकी पावर क्या होगी, है ना। तो ये पावर निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले हेडिंग लिखिए, हेडिंग डालिए, फिर आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर
आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझाए हुए पसंद आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भेजा कीजिए, है ना, फ्रेंड्स भी पढ़ सकें आपके। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती यही होती है ना कि अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो फ्रेंड्स को भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि बहुपद में चर की, चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़ी घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर? अब तो यहां पर एग्जाम्पल होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? तो एग्जाम्पल होने से पहले आप क्या करते हैं, इसमें हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार लिख लेते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है, ये चीज। देखिए इसके बाद आप सीधे ये लिखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं तो वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिर वो प्रकार हो जाएगा, है ना। जितने भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखवा दूं अगर अभी और बता दूं कि इसकी घात ये है, तो वो फिर प्रकार हो जाएगा। किसका प्रकार हो जाएगा? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हो जाएंगे। तो देखिए जो पहला होगा वो मान लीजिए यहाँ पर कि सबसे पहला जो होता है वो होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद होता है। अब देखिए बहुपद होता है तो बहुपद में क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है। क्लियर है? तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये बहुपद है? कह देंगे हाँ। तो बहुपद को डिनोट किससे करते हैं? कोई ऐसा अल्फाबेट होना चाहिए ना जिसको डिनोट करते हैं। तो हम कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसको क्या हम p से नहीं डिनोट कर सकते? हम कह देंगे चलो ठीक है भाई, ये p से डिनोट कर दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि p से तो डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। इस वजह से हम यहां ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? x लिख देते हैं कि अगर px बस लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें जो अचर पद है, सॉरी जो चर पद है वो x का है, ठीक है। अगर यहाँ y होता तो ये y स्क्वायर प्लस का 3y ऐसा हो जाता, जैसे ये लिखा है पी वाई इज इक्वल टू, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं ना कि अगर यहाँ पर जो आपका चर पद होगा, जो आपका वेरिएबल होगा, वही आपका पॉलिनोमियल, वही आपका बहुपद होगा, ठीक है। तो शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद में मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है और x का है, तो ये इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरोस। जीरोस पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्या बोलेंगे आप? जीरोस पॉलिनोमियल। तो आपको जीरो पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं, ठीक है, जीरोस पॉलिनोमियल नहीं, जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर,
लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है भाई साहब? लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे ये पी एक्स है तो एक्स का वेरिएबल है, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस का बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये जरूर लिखेंगे कि जहाँ ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसका जो कॉफिशिएंट, जो इसका गुणांक है, अगर वो जीरो हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट बचेगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अचर पद बचेगा। इस वजह से आप ये याद रखिएगा कि जिस x का गुणांक ये आपका जीरो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये लीनियर रैखिक पॉलिनोमियल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी पावर आपकी 1 है। जिसकी पावर 1 होगी उसे हम रैखिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसे इससे डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि, और देखिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? ये चर पद की, मैंने पहले से बोल दिया था कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद कहते हैं। तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है। तो मैं लिख सकता हूं कि चर की घात 1 होती है। किसमें? रैखिक बहुपद में। ठीक है, तो जिसकी घात 1 हो, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसकी चर की घात 1 होती, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया। अब इसके बाद तीसरा क्या होगा? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या होगा? तो यहां पर 4 होते हैं आपके। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। आज पॉलिनोमियल समझ के जाइएगा पूरा, जिससे कि आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटना चाहे। ठीक है, अब यहां पर तीसरा हो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो यहां पर लिख सकते हैं जिसकी चर की घात, चर मतलब वेरिएबल, की घात या पावर, घात 2 होती है। 2 होती है। ठीक है, 2 लिखा है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसे हम px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c से डिनोट करते हैं। और जहां a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर यहां पर a जीरो हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा? रैखिक बन जाएगा। फिर यहां पर रैखिक पॉलिनोमियल वाला सिस्टम हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये चीज। अब तीसरी क्या है? कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए कि नहीं हो गए? चौथा टाइप, चौथा है आपका त्रिघात। त्रिघात बहुपद, है ना? द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो आप सही कर लेना। यहां पर त्रिघात क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी चर की घात सबसे बड़ी घात, ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात 3 हो। ठीक है, 3 होती है। ठीक है, उसे हम त्रिघात पॉलिनोमियल बोलते हैं। और त्रिघात पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं? ये भी तो होना चाहिए, है ना? तो इसको लिखते हैं px इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब
प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, और यहाँ पर जो a होना नहीं होना चाहिए वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 कर दिया तो फिर ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा 4 टाइप थे इसके। ठीक है, किसके? हमारे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार के। अब हम पढ़ेंगे चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। अभी हमने किसके आधार पर पढ़ा है? घात के आधार पर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे चर के आधार पर। टेंशन नहीं लेना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एक एक पॉइंट्स में क्लियर कराऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अबाउट में जाकर मेरा नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर है, तो उस व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे हैं, हाई स्कूल के हैं, काफ़ी ग्रुप में ऐड हैं, तो इससे ये होगा कि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब चीज़ें आपको समय समय पे मिलती रहेंगी, जिससे कि आपका जो आपकी प्रिपरेशन है हाई स्कूल की, वो आपकी अच्छी से तैयार होगी। वो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, सब जगह बढ़िया अच्छे से पढ़ाई हो रही है ग्रुप में, तो वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर ऐड होइए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कीजिए। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए ना तो कोई कॉस्ट है ना कुछ है, और एक एक चीज़ें समझाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। वरना देखेंगे कि कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कितना पैसा लेते हैं, और यहाँ पर एक भी रुपए नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है, सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चर के आधार पर। अब भाई साहब चर के आधार पर कैसे होगा, है ना? तो चर के आधार पर भी होगा, है ना? चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्लियर है? मुझे लगता है बच्चों को इस तरीके से समझ में आता है कि जैसे चर के आधार पर बहुपद के प्रकार हैं, तो हम यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे जो एक चर वाले होते हैं। कितने होते हैं? एक चर वाले। चर मतलब वेरिएबल वाले। ठीक है, एक चर, 2 चर वाले। ठीक है, 2 चर या 2 वेरिएबल बोल सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे आप 3 चर वाले, मतलब 3 वेरिएबल। क्लियर है? ये तो भाई साहब अब ये कैसा हो गया यार, है ना? तो देखिए एक चर वाला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है ax, या आप लिख लीजिए यहाँ पर 7x प्लस का 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल के उससे मैं समझा रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर क्या है? चर का मतलब है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, यहाँ पर x के अलावा दूसरा कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या? कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है। इस वजह से इसको एक चर वाला बोल रहा है। 2 चर वाले कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है 7x प्लस का 4y। ठीक है, तो यहाँ पर कितने चर दिख रहे हैं आपको? 7 और 4 से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको देखना है वेरिएबल कितना है। एक x है, एक y है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल है। क्लियर है? यहाँ पर जैसे लिख दिया मैंने x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर कितने हैं वेरिएबल? यहाँ पर 1 2 3 वेरिएबल हैं, x y और z। तो ये आपके क्या होंगे?
ये आपके 3 वेरिएबल वाले हो गए बहुपद, ये आपके 2 वेरिएबल 2 चर वाले बहुपद, ये आपका 1 चर वाला बहुपद। तो क्वेश्चन भी पूछा करते हैं एग्जाम में कि इसमें कितने चर हैं, कितने, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको इससे देखकर समझानी है या बतानी है। क्लियर है। अब हम यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट आ रहा है। देखिए ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट था ये भी, लेकिन जो मैं अभी और पढ़ाने वाला हूँ वो आपका लास्ट रहेगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो इम्पॉर्टेंट है वही डिस्कशन होगा, और सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का रहेगा। मतलब या तो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। और देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अभी तो देखिए ये स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे आगे भी। तो वो सब नोटिफिकेशन टाइम पे मिलनी चाहिए ना आपको, इस वजह से तो सब्सक्राइब करते रहिए। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये शून्यक क्या होता है, बहुत परेशान करता है। देखिए ये शून्यक है, या आप रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है, रूट्स भी लिखिए या आप हिंदी में मूल लिखिए, ओके, या फिर आप जीरोस लिखिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। जीरोस भी आप लिख सकते हैं। तो अब मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है, मान लीजिए कि मैं ये वाला बहुपद ले लिया ax + b, ठीक है। ये आपका एक बहुपद है px = ये, मान लीजिए कि ये = 0 है, ठीक है। = 0 ना मानिए, चलो ठीक है, ax + b। तो यहां पर जब आपसे पूछा जाए, अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ बहुपद है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो यहां पर = 0 लगाएंगे। पहले सबसे पहले ये काम करेंगे, = 0। तो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि ax + b = 0। हिंदी में बोला जाए तो ax + b, ठीक है, ax और प्लस b जो बराबर है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर कब होगा, 0 के बराबर तभी होगा जब a और b का कोई ऐसा मान हमारे पास आए जो हम यहां पर रख दें, तो ये हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहां पर ये चीज क्या हो जाए, यहां पर 0 हो जाए, ठीक है। उसे हम बहुपद का शून्यक बोलते हैं, जो a और b के कोई ऐसे मान जो हमारे इस बहुपद को 0 बना दे। और या तो फिर ax² प्लस का bx प्लस का c भी है कि नहीं है, है कि नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक द्विघात है ना बहुपद। तो द्विघात बहुपद का भी शून्यक निकलता है और त्रिघात बहुपद का भी शून्यक निकलता है, प्लस का cx प्लस का d = 0। मतलब कि रैखिक का भी शून्यक, द्विघात का शून्यक और त्रिघात का भी शून्यक निकलता है। और ये शून्यक ये होते हैं कि a और b के ऐसे मान जो इसको रखने पर 0 हो, वो चाहे इसमें हो, a और b के ऐसे मान, यहाँ पर c का नहीं, यहाँ पर a और b का ऐसा मान रखो कि ये जब हम कैलकुलेट करें तो = 0 के 0 बराबर, यहाँ भी 0 आ जाए, यहाँ भी 0, ऐसे यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन करो 0 = 0, तभी हम कहेंगे कि ये भाई साहब आपका क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद के मूल हैं, बहुपद के रूट्स हैं, बहुपद के जीरोस हैं, ठीक है। और दूसरी बात
कि भाई साहब अब इसमें मूल कैसे क्या होता है ना, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। तो मूल निकालने का तरीका ये होता है कि इसमें मैंने अभी टाइप्स पढ़ा है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में मैंने क्या कहा था कि जितने चर की जितनी बड़ी घात है ना होती है उसे वो बहुपद कहते हैं। जैसे घात 2 होती है सबसे बड़ी तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 3 होती है बड़ी त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 0 होती है उसे हम जीरो बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए जिसे जिसकी घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आपके x हैं तो यहाँ पर जो x के मान हो, सॉरी यहाँ पर अभी a और b का मान निकाल रहे हैं हम। ठीक है, a और b का मान निकाल रहे हैं, अभी x और y का मान नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ a और b का मान निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, x के यहाँ पर x की पावर कितनी है? सबसे बड़ी 1 है, तो इसका मान 1 मतलब कि एक कोई भी वेरिएबल की वैल्यू, देखिए मैंने पहले बोल दिया था कि जो चर पद होते हैं उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसकी वैल्यू जो x की ऐसी कोई वैल्यू होगी जो हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 होगी। ऐसे ही हम करेंगे, देखते जाइए अभी। ठीक है, मैं अभी मुंह से बोल रहा हूँ तो उतना समझ में नहीं आएगा, जब हम करेंगे तब समझ में आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर शून्यक बहुपद ये समझ गए कि एक उसको कैलकुलेट करने के बाद 0 आना चाहिए, 0 बराबर 0 होना चाहिए। वो कैसे, वो भी बताता हूँ। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे हम कहें कि किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद का शून्यक के बराबर कर दे वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये चीज हो गया था। जैसे मान लीजिए ये भी लिखा था ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी है तो इसका जो शून्यक होगा ax प्लस बी का शून्यक क्या होना चाहिए? ax प्लस बी का शून्यक जो होगा वो होगा माइनस का b बाई a। ठीक है, क्या होगा? माइनस का b बाई a होगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि ax प्लस बी का जो शून्यक होगा वो माइनस का b बाई a होगा। देखिए कैसे, जैसे में a है, ठीक है, अब a है, x की वैल्यू है ये, ठीक है, माइनस का b बाई a, x की वैल्यू है, x की जगह रख दो माइनस का b बाई a प्लस का b इक्वल टू 0। a से a कैंसिल, माइनस b प्लस b इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो x का वो मान है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मान आएगा, x की वैल्यू 1 ही, माइनस का b बाई a। ठीक है, अब कैसे भाई ये चीज समझ में आई कि ax प्लस b का जो शून्यक होगा वो क्या होगा? माइनस का b बाई a होगा। क्लियर है? चलो इतनी बात समझ में आएगी। अब हम यहां से पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध। कहने का मेरा मतलब है कि जो आपको ये समझना है कि बहुपद का शून्यक क्या होगा, वो चीज समझ में तब आएगी जब हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक और गुणांक में संबंध। जब पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आ पाएगी। तो इस समझने के लिए हम लिखें यहाँ पर कि बहुपद का शून्यक एवं गुणांक में संबंध। क्या है भाई ये संबंध? देखें, अब मैं यहां पर ये वाला लेने वाला हूं ax प्लस बी। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख लूं पहला हमारा बहुपद का प्रकार बताओ, रैखिक बहुपद। क्या होगा? रैखिक बहुपद। देखिए ये आया कि नहीं आया? रैखिक बहुपद ये है कि नहीं है? क्या है हमारा? ax प्लस बी है कि नहीं है? जहां पर a जो नहीं होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज बोली थी कि नहीं बोली थी? डेफिनेशन में बोली थी। अब इसका जब शून्यक निकालेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक मतलब मूल, ठीक है, वो क्या होगा? माइनस का b बाई a या रूट। ठीक है, रूट्स।
तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का जो शून्यक हो गया वो माइनस का b बाई ए हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर हमसे पूछें कि इसका गुणांक क्या होगा, ठीक है, तो गुणांक क्या है इसका गुणांक है ये इज इक्वल टू माइनस लिखिए। ठीक है, माइनस लिखिए, ब्रैकेट में माइनस बी, ये बी है तो क्या लिख सकते हैं, अचर पद। अचर पद होती है कि नहीं होती, बी क्या है आपकी, अचर पद है कि नहीं है, अचर पद बटे, ठीक है, अचर पद बटे ए क्या है, ए हमारा मैंने पहले बोल दिया था ये क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। यहां पर अचर पद नहीं लिखेंगे एक्स को, ये क्या है, एक्स का गुणांक है, अचर पद बटे एक्स का गुणांक, जो कि यहां पर लिखा है गुणांक में संबंध। तो देखिए ये संबंध हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या है आपका शून्यक है, यही तो संबंध है, इन्हीं दोनों से ही तो शून्यक बना है, अचर पद बटे एक्स का गुणांक से ही, इन दोनों के संबंध से ही तो शून्यक की वैल्यू आ रही है ना। ये आप लिख सकते हैं इंग्लिश में माइनस, अचर पद मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये चीज समझ में आ गई। अब आप लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर करा रहा हूं, चाहे वो थ्योरी हो या फिर आपका ये फॉर्मूला है। ये देखिए सब फॉर्मूले हैं, इससे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सोच लीजिएगा, ठीक है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम, अब जैसे हमने द्विघात समीकरण लिया, तो द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है उसमें हम समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर दूसरा लिखिए, द्विघात समीकरण, समीकरण, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद लिख लीजिए, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बहुपद, बहुपद, ठीक है, बहुपद ही तो एक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये क्या है, शून्यक है। शून्यक मतलब होता है इक्वल टू 0 है, क्लियर है। अब ये है जहां पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो अब इसका जब शून्यक निकलेगा तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वो आपके दो निकलेंगे। क्या निकलेंगे, एक आपके निकलेंगे, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि इसके जो आपके शून्यक हैं, शून्यक या मूल शून्यक, ठीक है, वो आपके एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। अल्फा बीटा है तो आप लिख सकते हैं कि यहां पर शून्यक, या आप सीधे लिखिए मूलों का, ठीक है, मूलों का गुणनफल। मान लीजिए आपके जो मूल हैं वो दो हैं, वो कौन है, एक है अल्फा एक है बीटा। और अल्फा बीटा क्यों हमने लिया, इस वजह से लिया क्योंकि आपके इसमें पावर कितनी, दो है, इस वजह से अल्फा एक बीटा एक, मतलब मिला के दोनों कितने हैं, एक दो, दो हुई तो दो अल्फा और बीटा, इन दोनों का जब गुणनफल निकालेंगे तो उसे कहेंगे माइनस का b अपॉन ए, जो मैंने अभी शून्यक में लिखा था, माइनस का b अपॉन ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जब मूलों का गुणनफल निकालना हो, ठीक है। मूलों का गुणनफल का मतलब है कि इसका शून्यक, बहुपद का शून्यक इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। शून्यक को ही मूल बोलते हैं, शून्यक को ही रूट बोलते हैं, शून्यक को ही जीरोस बोलते हैं। मूलों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ना, मतलब ऐड करना,
तो ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहां पर आप योगफल में क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई साहब, सी अपॉन ए, सॉरी हाँ ये यहां पर इसका शून्यक ही होगा भाई साहब, शून्यक, इसका शून्यक ही होगा। हाँ, शून्यक मतलब अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये होगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है शून्यक, मतलब इनका मूल। ठीक है, मूल निकालना है, मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों निकालना है अलग अलग, तो ये आपका ये निकलेगा। ठीक है, और अगर आपका इनका जो मूल निकला है, जैसे अल्फा इज इक्वल टू निकला है, बीटा इज इक्वल टू निकला है, वो सब मैं निकालना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। सेकेंड जो द्विघात समीकरण चैप्टर है, उस द्विघात समीकरण में ये शून्यक के जो फॉर्मूला है ये यूज होने वाला है, तो इसे हम धराचार विधि भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये शून्यक है, इसका शून्यक, किसका शून्यक, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण, समीकरण द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपके दिमाग में आएगा कि अल्फा बीटा दो अलग अलग कैसे नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी है, फिर एक बार प्लस ले लेंगे, फिर एक बार माइनस ले लेंगे, तो एक बार क्योंकि ये प्लस लगा माइनस लगा, दोनों चीज लगे। ठीक, अब मूलों का योगफल, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि मूलों का गुणनफल क्या है, तो माइनस का बी अपॉन है, मूलों का योगफल क्या है, सी अपॉन है। अब ये चीज क्यों हम यूज कर रहे हैं, ये भी तो होना चाहिए। सी क्या है, ए क्या है, सी आपका ये है, ए क्या है, ये है। ठीक है, तो जब सी और ए की वैल्यू हम रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मूलों का योगफल होगा। तो ये क्यों लिखते हैं, ये हम निकालते हैं जब हमें बहुपद फाइंड करना होता है, बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बहुपद ज्ञात करने के लिए। बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास कोई दो ठो शून्यक दे दिए। ठीक है, एक अल्फा दे दिया, एक बीटा दे दिया, और कोई समीकरण नहीं दिया, तो वो समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का, फिर यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का मूलों का यहाँ पर योगफल, योगफल। ठीक है, एंड प्लस ये यहाँ पर x लिख लो। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये चीज, ये आपका क्या है, समीकरण निकालने का, मतलब बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये बहुपद निकालने के फॉर्मूला के वजह से हमें मूलों का योगफल ये है निकालने का फॉर्मूला, एंड मूलों का गुणनफल ये है निकालने का फॉर्मूला। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा होगा ये। ठीक है, क्रॉस इंटू बीटा। ठीक है, ये इंटू मतलब गुणन है, गुणा मल्टीप्लाई, ये क्या है, एड है, एडिशन है। तो ये, तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीपल ऑफ रूट्स। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, ये है, ए क्या है, ये है, बी क्या है, ये है, ए क्या है, ये है। ठीक है, माइनस लगा, माइनस लगा रहने दो। जब शून्यक का मतलब कि जब हमें मूल निकालने होते हैं, जब हमें रूट्स निकालने होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं फॉर्मूला द्विघात में। द्विघात में क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्विघात में दो मूल चाहिए ना, x कितने हैं, दो है ना, x कॉमा x, तो x दो हैं, तो दो ही x के अलग अलग वैल्यू होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम त्रिघात में देखते हैं, त्रिघात का कुछ अलग ही फंडा है। तो वहां पर क्या होगा कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल रहेगा। ठीक है, लेकिन वहां पर ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, वहां पर आपका जो उसमें निकाला जाता है वो निकालते हैं शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय से। ठीक है, वहां पर किससे निकालते हैं, आपका
शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से उसके हम मूल निकालते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आसान शब्दों में समझा दूंगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, निकालने का तरीका होता है, एक होता है आपका गुणनखंड, गुणनखंड प्रमेय से, एक होता है किस प्रमेय से, भागफल प्रमेय से, भागफल नहीं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय। ठीक है, इन दोनों से होता है। तो ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर में, जब त्रिघात बहुपद की बात होगी, त्रिघात इक्वेशन समीकरण की बात होगी, तब वहां पर हम देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन है, कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, वो चीज आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, त्रिघात में तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि त्रिघात में, यहाँ पर मैं लिख देता हूं त्रिघात, त्रिघात। ठीक है, ये तीन लिख लिए, त्रिघात समीकरण या बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा बीटा एंड गामा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण होता है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा और ये गामा है भाई साहब, v ना लिख लीजिए, गामा। ठीक है, यहाँ पर मूलों का योगफल कैसा, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, ये चीज समझ में आ गई, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ओके, चलो सही है। ओके, अल्फा बीटा गामा, एक सेकेंड रुकना। अल्फा बीटा गामा ये है इनटू में। ठीक है, ये इनटू में है, इसके लिए आपको चेंज हो जाएगा यहाँ पर C/A हो जाएगा। क्लियर है, अल्फा बीटा गामा में आपका ये हो जाएगा C/A। ठीक है, और जब इसका योगफल निकालना होगा तो उल्टा बस यहाँ हो जाता है, माइनस का B/A हो जाता है, बस माइनस का B/A इसमें, ये बस चेंजमेंट हो जाता है, ये चीज़। क्लियर है, इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा। क्लियर है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, चलो ठीक है। ओके, और इसका जब हम वो निकालेंगे, मूल निकालेंगे, तो वो तो या तो फिर हम फैक्टर थ्योरम से निकालेंगे या तो हम रिमाइंडर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम मतलब कि गुणनखंड प्रमेय और रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय से। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको पॉलिनोमियल बहुपद आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाया होगा। बहुपद के प्रकार सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब आपको क्या करेंगे हम कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुपद के बारे में बताया गया। अगर मैं देखिए इसमें से क्वेश्चन कराने लग जाऊं कि भाई द्विघात समीकरण है, इसके क्वेश्चन, तो वो द्विघात समीकरण चैप्टर में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि उसको पढ़ने के लिए पूरा एक चैप्टर हमें पहले से प्रोवाइड करा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि वो चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर में द्विघात समीकरण के जितने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो सब चीज़ द्विघात समीकरण को और अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से
उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।